ये जो एशियन पेंट आपने टेक्स्ट बुक पे किया है, ये जो आपने इस पे लाइंस मारी, किताबों के साथ निकाह कीजिए, बोलिए उनको कबूल है, कबूल है, कबूल है। और जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको बोलिए तलाक है, तलाक है, तलाक है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि हमने आप सबको बोला था कि हम सदाम सर को ला रहे हैं अपनी चैनल पे एज ए नीट एक्सपर्ट। सो हमारे सामने है वो आज। थैंक्स अ लॉट सर, आपने टाइम निकाल के ज़रूरी समझा कि बच्चों के डाउट्स क्लियर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये मेरे पास आ गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत सारे मसाइल होते हैं रिगार्डिंग नीट। एज नीट एक्सपर्ट मैं कुछ सजेशंस आपको दूंगा कि एज़ पर जो क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, जो अभी ये पढ़ेंगे मेरे सामने, तो मैं अकॉर्डिंगली उनका जवाब दूंगा, ताकि बेटा आप अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या जो आपने क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसके जवाब दूं, ताकि आपको कुछ फ़ायदा उससे मिले। सर अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, पूछा है मुबारक नबी ने। अस्सलाम वालेकुम, सदाम सर इज़ माई इंस्पिरेशन एंड माई क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू स्टडी एनिमल किंगडम अकॉर्डिंग टू नीट एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वी फेस फ्रॉम दिस चैप्टर इन नीट, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं आपको बोलूं कि एनिमल किंगडम जो आपने बोला है कि इसको कैसे पढ़े, मैं एक जनरल चीज़ हर किसी बच्चे को बोलना चाहता हूँ, जो हर किसी बच्चे तक पहुँचना चाहिए। आमतौर जब भी मैं किसी बच्चे के साथ बात करता हूँ तो रिगार्डिंग बायोलॉजी की बात चलती है, तो सारे बच्चे कहते हैं कि सर बायोलॉजी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसमें स्कोर इजीली बहुत अच्छा आ सकता है। ये सच है, सब्जेक्ट बहुत आसान है, सब्जेक्ट डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है, मगर जितना जल्दी ये डाइजेस्ट होता है उतना जल्दी वोमिट भी हो जाता है। तो इसलिए मेरे बच्चों से एक बहुत ही बड़ी गुजारिश ये है कि इस सब्जेक्ट को जितना लाइटली आपने लिया है, जितना आप इजी इसको समझ लेते हो, उतना इजी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, वो इस सब्जेक्ट को रट्टा करते हैं, टेक्स्ट बुक को रट्टा पढ़ते हैं, और उसके बाद जब टेक्स्ट बुक को रट्टा कर लेते हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका स्कोर बायोलॉजी में डिप होता है, बहुत अच्छी तरह से पेपर कर पाते हैं। मगर देखिए परेशानी कहाँ पे होती है, ये आपको, ये जितने भी व्यूअर्स है वो प्लीज इसको अच्छी तरह से सुनिएगा। 90 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी में, और जब वो 90 क्वेश्चंस करते हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में वो बराबर लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बाकी जो अब 1.5 घंटा बचा है या उससे भी कम टाइम बचा होता है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे वो देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो बायोलॉजी है इसको कम से कम 1 ही घंटे में निपटाना है, ताकि जो आधा घंटा वहां से बचे वो टाइम वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे दे। मगर अनफॉर्चुनेटली बच्चा बहुत खुश होता है, 1.5 घंटा देता या कभी कभी 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम देता और खुश हो जाता है कि मैंने जी चलिए बायोलॉजी में 80 मार्क्स लाए या 80 क्वेश्चंस किए या 85 क्वेश्चंस किए। मगर भूल जाता है कि जो टाइम है, जो एग्जीक्यूट का टाइम करना था, जो टाइम मैनेजमेंट थी, जो मुझे फिजिक्स या केमिस्ट्री को टाइम देना था, वो नहीं दे पाता है। तो एज अ रिजल्ट जो ही वो फिजिक्स या केमिस्ट्री की ओर रुख करता है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। और ऐसा देखिए आप, जब ऐसे बच्चे घर जाते हैं, जब वो पेपर देखते हैं तो फिर वो कहते हैं हमें ये भी आता था, ये भी आता था, मगर नहीं कर पाए। ये सारा जो टाइम मैनेजमेंट का खेल है, ये बायोलॉजी बिगाड़ देती है। बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे कि हमने इतने मार्क्स लाए, इतने क्वेश्चंस किए, मगर ये भी भूल जाते हैं कि जो टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना था वो बायोलॉजी की वजह से सारा खत्म हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूं कि बायोलॉजी किताब जो आप पढ़ते हो, इसको पढ़ो मत, इसको समझो। क्योंकि जब आप इस किताब को समझोगे, जब आप बायोलॉजी को समझोगे, तभी आप इसके 90 क्वेश्चन 60 मिनट्स में ही करोगे, ताकि जो 30 मिनट्स आपके बचेंगे वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे डाइवर्ट करोगे। सो ये अनफॉर्चुनेट है कि यहां के बच्चे मैंने आमतौर देखा कि वो इसको रटा कर लेते हैं, खाली याद रखते हैं, समझते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट को समझना है, और आप सब्जेक्ट को तब समझोगे जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे। महज टेक्स्ट बुक रटा याद करने से कभी भी आपके मसले हल नहीं हो सकते हैं। एक एक लाइन जब आप टेक्स्ट बुक की पढ़ते हो, बारीकी से जब हम इस टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, एक एक लाइन में बहुत बड़ी बातें छुपी होती है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो इसलिए मेरे बच्चों से यही गुजारिश है कि वो इस बायोलॉजी को इतना लाइटली ना ले जितना वो इसको ले रहे हैं। इसलिए इसको पहले समझ लीजिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे और टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी रहेगी इसमें। यह मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है। अब ये बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि मैं एनिमल किंगडम को कैसे पढ़ूं। देखिए बेटा, एनिमल किंगडम जो है वो आप वही याद रखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक पे है, मगर इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स में इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, सपोज पोरिफेरा है या आपका नाइडेरिया या कोई और फाइलम है, उसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स है उसको कोड्स में आप याद रखिए। क्योंकि टैक्सोनॉमी जो है यहाँ पे बच्चों में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। पर्टिकुलर कैरेक्टर किस फाइलम में कैसा है, या एग्जाम्पल्स में उनको बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी नाइडेरिया की एग्जाम्पल्स पोरिफेरा में आ जाती है, पोरिफेरा की एग्जाम्पल्स नाइडेरिया में आ जाती है। एज यूजुअल
तो इसीलिए बेटा इसमें आप कोडिंग के जरिए याद रखिए, कोड्स बनाइए एग्जाम्पल के परफेक्ट फाइलम के लिए, और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से याद रख पाओगे। विदाउट कोड्स इसको बहुत मुश्किल याद रखना है। तो बाकी बेटा इसमें आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं और रिक्वेस्ट आपसे करता हूं मुबारक नबी कि आप अच्छी तरह से इस किताब को पढ़िए। इसके लिए बेटा आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोडिंगर ने, या जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। नो डाउट एनसीईआरटी इज अ गुड बुक, बट देयर आर सम चैप्टर्स इन विच द टॉपिक्स आर अनकोऑर्डिनेटेड. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सेल, the unit of life, while reading NCERT of this chapter, some part of this chapter is related to biological classification bacteria part. So what do you prefer, sir, to read NCERT immediately after covering chapters, or to read it after covering major chapters related to each other? बेटा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं वही अपनी बात दोहराऊंगा कि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड बुक, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, मगर ये भी आप सच कहते हो कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं इस एनसीईआरटी बुक में जो हाईली अनकोऑर्डिनेटेड है, जहां पे कॉन्सेप्ट्स मैच नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस सब्जेक्ट में आपको जरूरी गाइडेंस चाहिए। जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं होगी, जब तक आपके पास एक परफेक्ट नोट नहीं होगा, कोऑर्डिनेटेड नोट नहीं होगा, तब तक आप कभी भी इस टेक्स्ट बुक को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। इसलिए जब भी आप किसी टीचर के पास पढ़ते हो, वो आपको हर कोई चीज कोऑर्डिनेटेड मैनर में पढ़ाता है, सिंक्रोनाइज मैनर में पढ़ाता है, जिसकी वजह से आप एक नोट डिजाइन करते हो, और वंस आप उस नोट को अच्छी तरह से स्टडी करते हो, उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक आपको खुद ब खुद समझ आती है। नहीं तो अगर आप इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी नोट, विदाउट एनी मटेरियल इस टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, ये आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ा कर सकता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स इसमें है जहां पे जो कॉन्सेप्ट्स है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। इसलिए बेटा आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, जिस टीचर के पास भी पढ़ते हो, जो वो नोट आपको या तो दे रहा है या फिर लिखवा रहा है, आप उस नोट को पहले अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद उस नोट को अपनी टेक्स्ट बुक के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए, और इंशाल्लाह बेटा आपके तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपको मिसकंसेप्शंस अपने इस टेक्स्ट बुक में, वो 100% क्लियर हो जाएंगे। इसलिए बेटा जो भी आपका टीचर है, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो या जिधर भी पढ़ते हो, उसके नोट को फॉलो करो, या अगर वहां का मटेरियल है उसको फॉलो करो, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ने में कोई परेशानी नहीं तो अगर आप सीधे टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, ये आपको बहुत ज्यादा परेशानियां देगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुजम्मिल अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम सर, विच बुक शुड वी सॉल्व फॉर MCQs? बायोलॉजी, प्लीज लिस्ट द यूनिट और चैप्टर्स विच वी नीड टू गो आउट ऑफ NCERT बायोलॉजी। अल्लाह ब्लेस यू। मुजम्मिल अहमद ने क्वेश्चन किया है कि सर मुझे MCQs के लिए कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक प्रेफर करनी चाहिए। देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे बायोलॉजी में, मैं और कहता हूं कि इसमें जो पहले मार्क्स के पैटर्न होते थे, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एनिमल फिजियोलॉजी में आते थे या ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते थे, मगर अगर आप पिछले 2 साल से NTA की ट्रेंड देखेंगे बेटा, वहां पे हैफाजर्डली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर्स में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अगर आपको पिछले साल का पेपर याद होगा जो NTA ने पहली बार पेपर निकाला था, उसमें अगर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में 11 क्वेश्चंस थे, जबकि बायोटेक्नोलॉजी में 5 ही क्वेश्चंस आते थे। सेल बायोलॉजी में 15 क्वेश्चंस थे, जबकि सेल बायोलॉजी में 6 या 7 क्वेश्चंस आते थे। इसलिए अब आप दिमाग से एक चीज बाहर निकालिए कि बायोलॉजी में मैंने एक चीज मार्क किया कि जो NTA के एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर को डिजाइन करते हैं, वहां पे वो कोई क्राइटेरिया ही नहीं रखते हैं टॉपिक वाइज कि कितने मार्क्स किस टॉपिक में रखने। इसलिए बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मुजम्मिल कि जो कोई भी टॉपिक है, जो कोई भी चैप्टर है आपकी बायोलॉजी में, उसको बहुत थॉरोली पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। रिगार्डिंग MCQs पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे, अब तो आपको पता इस साल से रीजनिंग और असर्शन भी इंट्रोड्यूस हो गई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इवन फिजिक्स में भी आए थे, आपके केमिस्ट्री में भी आए थे, तो बायोलॉजी की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना आप ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेंगे, उतना बेटा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होती जाएगी। 1 मिनट में या 50 मिनट में या 50 सेकंड में या 30 सेकंड में आप कैसे क्वेश्चन कर लोगे, ये एक कला है, और ये कला आप तभी सीख सकते हो जब आप इस पे फुली काम करोगे, फुली इन MCQs पे काम करोगे। अब कोई सी बुक बेटा जो मार्केट में आपको दिखेगी जिसपे प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसको आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बुक मैं यहां रिकमेंड करूंगा, आप किसी भी पब्लिकेशंस का अगर NCERT स्ट्रिक्टली रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस है तो आप उसको ले सकते हैं। स्पेशली अगर हम देखेंगे फिंगर टिप्स है,
वो एमसीक्यूज पे, एनसीईआरटी की एमसीक्यूज पे, उस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हो। कोई भी बुक जो आपके टेस्ट की होगी, जो आपको लगेगी कि ये मेरी टेक्स्ट बुक के हर किसी चीज को कोने कोने को कवर कर रहा है, उसको आप कंसल्ट कीजिए। मगर एक चीज है कि एमसीक्यूज पे आप बहुत ज्यादा काम कीजिए बेटा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्रिकेट विद शेर ने। सर क्या रखें? क्रिकेट के फैन हो गए सर। इफ वी आर वीक इन बायोलॉजी एंड वी आर टेकिंग मेडिकल इन 11th, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट टू क्रैक नीट इजीली, मेमोराइजिंग एंड रिटेंशन टिप्स? देखिए बेटा, पहले मैं किसी को वीक समझता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने बेटा हमें एक ऐसे चीज से नवाजा है, वो हमारा दिमाग है। और जो इंसान है हो ही नहीं सकता वो नाकाबिल होगा। हर किसी इंसान में कोई ना कोई कला तो होती है, कोई ना कोई चीज तो उसमें होता है, कोई ना कोई टैलेंटेड चीज उसमें होती है, मगर कोई एक्सट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, कोई रहबर ऐसा मिलना चाहिए जो उसको उस टैलेंट को उबारे। अगर हम देखेंगे जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड हैं, अगर उनको कोई अच्छा कोच नहीं मिलता तो कहां वो बड़े क्रिकेटर्स बनते। तो इसीलिए हर किसी टैलेंट को उबारने के लिए एक रहबर चाहिए जो आपको उस टैलेंट को देखे और उसके बाद उस टैलेंट को आपसे एक्सट्रैक्ट करवाए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो नाकाबिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज को भी इंसान की शक्ल में लाया, दिमाग दिया, ये सोच समझ दी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो कभी नाकाबिल हो ही नहीं सकता। हाँ, हमारी एक्टिविटीज हमें नाकाबिल बना डालती है, हमारी जो कमजोरियां हैं वो हमें नाकाबिल बना देती, हमारी जो थिंकिंग है वो हमें नाकाबिल बना देती, हमारी जो हमेशा नेगेटिविटी चलती है दिमाग में वो हमें नाकाबिल बनाती। नहीं तो कोई भी इंसान इस दुनिया में नाकाबिल नहीं होता, ये मेरा मानना है। अब बेटा आप कहते हो कि मुझे सर कैसे बायोलॉजी मेमोराइज करूं या इसको मैं कैसे रिटेन करूं, कैसे मैं अपना रिटेंशन पावर बढ़ाऊं, क्योंकि आप बेटा अभी 11th में ही हो। तो देखिए बेटा, कुछ नहीं करना है, खाली चीजों को बार बार करना है, चीजों के साथ मोहब्बत करनी है। जितना आप किसी चीज के साथ ज्यादा मोहब्बत करोगे, पूरी कायनात जुड़ेगी फिर आपको उस चीज को उस चीज के साथ मिलाने में। तो इसलिए मोहब्बत कीजिए, लव योर बुक्स, अपनी किताबों के साथ। मैं आमतौर बच्चों को यह बोलता रहता हूं कि जब आप एक अचीवमेंट, एरा ऑफ अचीवमेंट में हो, जहां पे आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना होता है, तो उस टाइम आप किताबों को बोलिए कबूल है, कबूल है, कबूल है, उनके साथ निकाह कीजिए। और जितने भी बेटा डिस्ट्रैक्शन जो चीजें आपको करते हैं, जैसे मोबाइल आपका है, ये तो बेटा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, जो हमारी जिंदगी में हर किसी मोड़ पे, पड़ाव पे डिस्ट्रैक्ट करता है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे अगर अपना टाइम टेबल सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाते हैं, मेन वजह उनके डिस्ट्रैक्शन का ये मोबाइल है। क्योंकि आमतौर बेटा आप देखिए, हम ज्यादा टाइम फेसबुक पे बिताते हैं, हम व्हाट्सएप पे बिताते हैं, या आज का यूथ तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा जब बैठता है या ट्विटर पे बैठते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इस टाइम बेटा जो 11th 12th आपका एंट्रेंस है, प्लीज बेटा इन चीजों से इस टाइम परहेज करें, अपना टाइम जो है वो डाइवर्ट करें टुवर्ड्स योर स्टडीज। अपनी किताबों के साथ मोहब्बत कीजिए, किताबों के साथ निकाह कीजिए, बोलिए उनको कबूल है, कबूल है, कबूल है। और जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको बोलिए तलाक है, तलाक है, तलाक है। फिर ही तो बेटा आगे बढ़ोगे। कोई टाइम होता आपकी जिंदगी में जहां पे आपको चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जहां पे आपको चीजों को काम करवाना पड़ता है, जहां पे आपको अपने आप को प्रूव करवाना पड़ता है। क्योंकि बेटा जब तक आपकी यूटिलिटी नहीं होगी तब तक दुनिया आपको कभी नहीं पूछेगी। तो यूटिलिटी तब बढ़ेगी जब आप कुछ करोगे। तो इसलिए बेटा अपनी यूटिलिटी बढ़ाओ, तभी तो आपको दुनिया सलाम करेगी। नहीं तो अगर आपकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी, कोई बेटा आपको पूछेगा भी नहीं, कोई कांधा आपको नहीं मिलेगा जिस पे आप रोओगे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आज के यूथ से, आज के बच्चों से जो स्पेशली इस टाइम 11th में है, 12th में है, या नीट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, मेहरबानी करके बेटा पढ़िए, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए, मोबाइल के साथ मत ज्यादा जुड़िए। अगर ऑनलाइन क्लासेस पे हो तो खाली ऑनलाइन क्लासेस के टाइम मोबाइल के साथ जुड़िए। अपना टाइम बेटा फजूल चीजों में बर्बाद मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि बेटा इस टाइम हमें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें अपनी यूटिलिटी बढ़ानी है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा कि इसमें क्या करना है, मेमोराइजिंग और रिटेंशन में क्या करना है, आप चीजों को पढ़िए, उनको अच्छी तरह से समझिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो, आमतौर एक बच्चा मेरे पास एक बार आया, बायोलॉजी किताब लेकर आया और कहा कि सर देखिए मैंने बायोलॉजी किताब को फाड़ फाड़ इतना पढ़ा कि अब ये फट गई, हर किसी जगह मैंने हाईलाइट करते हुए देखा। फिर मैंने उसको एक मामूली सा क्वेश्चन पूछा टेक्स्ट बुक का, और उसको पता ही नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि ये जो एशियन पेंट आपने टेक्स्ट बुक पे किया है, ये जो आपने इस पे लाइंस मारी है, ये कुछ नहीं करेंगे बेटा। आप क्या करते हो, आप टेक्स्ट बुक के पॉइंट को हाईलाइट करते हो, बस आप इतना कहते हो अब ये याद रहा, नहीं याद रहा ना बेटा, आपने उसको कलर किया, वो आपके ब्रेन के कैनवास पे पेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए बेटा इसमें कोई टिप ही नहीं है,
बस जुड़ जाओ, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से इसको समझो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझने की जरूरत है। समझा तो खत्म खेल, ये आपको मेमोराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तोयबा खान ने। अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज दैट माय बेसिक्स आर वीक, नॉट क्लियर, कैन आई क्रैक नीट एग्जामिनेशन इन सेकंड अटेम्प्ट इफ नॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट? प्लीज सर रिप्लाई, यू आर वन ऑफ माय बिग इंस्पिरेशन, थैंक यू। तोयबा खान ने एक क्वेश्चन मुझे पूछा है कि सर मेरे बेसिक्स बहुत कमजोर है, क्लियर नहीं है, क्या मैं नीट एग्जाम को क्रैक कर सकती हूं सेकंड अटेम्प्ट? बेटा मैं कहता हूं सेकंड अटेम्प्ट क्यों देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप नीट को क्रैक कर सकते हो। आपको पता है कि कोविड की वजह से बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए, ना वो 11th अच्छी तरह से पढ़ पाए, ना 12th बेचारे अच्छी तरह से पढ़ पाए, उनका कोई कसूर नहीं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कोविड के टाइम ऑनलाइन पे चले गए और ऑनलाइन में आमतौर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, या अगर होंगे भी मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो रिपोर्ट करते हैं कि सर हमें पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आप पहली अटेम्प्ट में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, 7 महीने 8 महीने बहुत कुछ होता है, ये बहुत एक वक्फा है, बहुत ज्यादा टाइम है। खाली एक चीज बेटा आपको करना है, मैं बार बार यही बोलता हूं कि अपने आप में एक इरादा करना है कि नहीं मुझे ये करना है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जब इंसान एक इरादा करता है, डेडिकेशन दिखाता है, किसी भी चीज के ताई मोहब्बत दिखाता है, वो चीज बेटा उसको मिलती है, देर सवेर मिलती है। क्योंकि अल्लाह बेटा कभी भी किसी की जो मेहनत है उसको जाया नहीं करता, स्मार्ट वर्क को कभी जाया नहीं करता। तो अल्लाह ऊपर बैठा है, वो आपको जरूर कामयाब करेगा। तो अच्छी तरह से पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप मत बोलिए सेकंड अटेम्प्ट। मैं कहता हूं इवन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो जाओगे, अगर अच्छी तरह से 6-5-7 महीने अपनी स्टडीज को दोगे, समझोगे चीजों को अच्छी तरह से, डेफिनेटली आप अच्छी तरह से बेटा कामयाब हो जाओगे, इसमें कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सैयद दानियाल ने। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इवन मैंने कभी आपके पास नहीं पढ़ा है, बट एवरीवन रेस्पेक्ट्स यू सर। मेरा क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्या, या जो कुछ खास नहीं लिखा होता है पहले चैप्टर में, वो इंट्रो वो भी इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए बेटा सईद दानियाल, नो डाउट आपने मेरे पास नहीं पढ़ा है, मगर आप मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा आपका। तो अब आपने क्वेश्चन किया है कि सर जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी है, क्या उस पर हर कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, और जो इंट्रोडक्शन में वो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है या समरी पीछे होती है आपके टेक्स्ट बुक पे, सर वो इंपॉर्टेंट, हर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं कि आपको टेक्स्ट बुक पे हर किसी लाइन पे नजर होनी चाहिए। हाँ, अब कुछ लाइंस ऐसी होती है जो इररिलेवेंट है, जिसका कोई मतलब नहीं होता या जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं, मगर नजर रखिएगा इवन जो आपका पहला पेज होता है चैप्टर में, जहां पे थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन होती है और फिर बाद में चैप्टर की जो समरी होती है, उस पर भी आप बेटा नजर रखिएगा। मैंने अभी कहा आपको टेक्स्ट बुक को चाटना पड़ेगा, फिर ही आप नीट को क्वालिफाई करोगे। इसको बहुत अच्छी तरह से बेटा आपको देखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक बेटा जो है वो एक्चुअली लाइफ लाइन है आपके नीट की बायोलॉजी पेपर की। मैं बायोलॉजी की क्यों बात करता हूं, अब तो बेटा आप देखते हो कि केमिस्ट्री में भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से आते हैं। इवन फिजिक्स में भी जो न्यूमेरिकल अप्रोच होता है या न्यूमेरिकल पार्ट होता है, वो भी टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है। तो अब तो बेटा टेक्स्ट बुक जो है वो एक नीट एस्पायरेंट के लिए एक किस्म की होली बुक बन चुकी है, कामयाबी के लिए, जेएमसी जाने के लिए। तो इसलिए बेटा इस पे आपको नजर तो रखनी पड़ेगी, पैनी नजर रखनी पड़ेगी, लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कोई लाइन जो है वो भी पूछी जाती है स्टेटमेंट में। तो इसलिए बेटा नजर तो रखनी पड़ेगी आपको टेक्स्ट बुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दानिश बशीर ने। टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज टू स्कोर मोर देन 350 इन बायो। देखिए बेटा, दानिश बशीर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या टिप्स और स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए ताकि बायो में 350 से ऊपर मार्क्स आए। देखिए बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जहां पर भी पढ़ते हो, या आपने सेल्फ स्टडी किया, या ऑनलाइन पढ़ते हो, या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, वहां का जो स्टडी मटेरियल है या जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, पहले सबसे पहले नोट पढ़ना चाहिए। क्योंकि नोट जो है वो जब इंस्टीट्यूशन में किसी टीचर ने आपको लिखवाया या आपने खुद बनाया है या किसी जगह से आपने स्टडी मटेरियल हासिल किया है, उसमें बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट डिस्कस हुए होते हैं। तो पहली बात आप नोट पढ़ेंगे, उसके बाद जो ही आपने नोट खत्म किया उस टॉपिक का, फिर आप टेक्स्ट बुक के साथ उसको कोरिलेट करेंगे, फिर टेक्स्ट बुक पे आप उस चीज को पढ़ेंगे। वंस आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप उसी टॉपिक या वही टॉपिक जो आपने पढ़ा पहले नोट में, उसके बाद टेक्स्ट बुक में, उसी के मुतालिक आप 10 से 15 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। हर दिन अपना शेड्यूल रखिए आप, तो 15 ऑब्जेक्टिव्स आप रखेंगे और अपने सामने वॉच रखिए। तो जब आपने 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, उसके बाद आप देखिए कि ये 15 क्वेश्चंस में मैं कितने क्वेश्चंस कर रहा हूं,
अगर 15 क्वेश्चंस में से आपने 15 में से 15 क्वेश्चंस किए, बहुत बढ़िया बात है। मगर उससे भी बढ़िया बात है कि अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को 15 मिनट से कम कर रहे हो, और जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, हर दिन 15 से 20 क्वेश्चंस आप खुद करोगे, खुद अपने लिए पेपर बायोलॉजी का डिजाइन करोगे, तो हर दिन आप देखोगे, टाइम वॉच आप सामने रखोगे कि मेरा जो टाइम पीरियड क्वेश्चंस का है, क्या वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं कि एक दिन आएगा कि आप 15 क्वेश्चंस खाली 5 मिनट में करोगे, या इवन 3 मिनट में भी करोगे। और यही स्ट्रेटजी लेकर जब आप नीट पेपर में बैठोगे, बायोलॉजी पेपर को हैंडल करोगे, मैं वसूख के साथ बेटा कहता हूं कि आपको 90 क्वेश्चंस में करने में खाली 25 से या 30 मिनट लगेंगे या 40 मिनट लगेंगे। तो 50 मिनट आपके बचे जो आप टाइम दोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को, क्योंकि वहां पे टाइम देना पड़ता है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच होता है, उसमें टाइम लगेगा। उसमें कोई ये नहीं चलेगा आपका टैलेंट, आपको वहां पे न्यूमेरिकल अप्रोच पे जाना है, मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है, या प्रॉब्लम्स में आपको फॉर्मूलाज को एग्जीक्यूट करना है। टाइम तो खाएगा बेटा। वो टाइम कहां से लाओगे? वो टाइम आप निकालोगे ना बायोलॉजी पेपर से ही। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि हर दिन आप बायोलॉजी के या इवन फिजिक्स या केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कीजिए, खुद अपना पेपर डिजाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव बुक निकालिए, ये क्वेश्चन मुझे करना है। उसके बाद जो ही आपका टाइम पीरियड घट रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मैंने इस सब्जेक्ट पे अब अपना दबदबा कायम किया है, और ये सब्जेक्ट अब मुझे नाउमीद नहीं करेगा। 350 क्या, आप 360 लाओगे। मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो 360 में से 360 लाते इसी प्लान के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SMA ने, हाउ मेनी मंथ्स प्रायर टू नीट शुड आई कंप्लीट माई सिलेबस, देन व्हाट शुड बी माई स्ट्रैटेजी इन द रिमेनिंग मंथ्स, व्हेन शुड आई गिव माई फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। थैंक यू। देखिए बेटा, रिगार्डिंग सिलेबस कंप्लीशन, एटलीस्ट जब भी आप नीट देने जाओगे, एटलीस्ट आपके पास 3 रिविजन्स होने चाहिए। फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3 एटलीस्ट होने चाहिए, और बायो में एटलीस्ट बेटा आपके 4 से 5 रिविजन्स होने चाहिए। मगर बेटा अब क्वेश्चन फिर वहीं पे आ रहा है कि कोई बच्चा 10 रिविजन करके भी जाता है। मैं और वही कहानी आपको दोहरा रहा हूं कि समझ लीजिए बेटा, याद मत रखिए, समझ लीजिए चीजों को, कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायो में। बायो में ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, मेमोराइज करना पड़ता है, मगर फिर भी जब आप चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे तो वो चीजें बहुत कम भूल जाती। तो पहली बात ये कि आपको जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया तो लगभग 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, या 2.5 महीने पहले। उसके बाद बेटा आप 1.5 महीने और 2 रिविजन्स कर सकते हो, और एंड का महीना जो है वो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, या आप साथ साथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। ये प्लान जो मैंने यहां बोला, ये फ्रेशर बच्चों के लिए जो फ्रेश एंट्रेंस में आ जाते हैं। अब जो रिपीटर्स होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी दिया होता है, अब वो सेकंड अटेम्प्ट पे गए होते हैं, तो उनका अपना सिलेबस बेटा जो है वो 5 महीने पहले ही खत्म करना चाहिए। उसके बाद 5 महीने के बाद आपको बेटा 5th मंथ और 4th मंथ पे रिविजन्स करनी चाहिए। फिर अगले 3 मंथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए मॉक टेस्ट पे, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट आप ज्यादा दोगे, जितने आप एग्जाम्स ज्यादा दोगे, टेस्ट सीरीज ज्यादा दोगे, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चाहे वो बेटा आपका सब्जेक्ट वाइज पूरा हो, चाहे वो 11th का अलग या 12th का अलग हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कोई भी मॉक टेस्ट हो, उसको ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हर हफ्ते बेटा टेस्ट दीजिए, घर में भी इवन खुद का पेपर एग्जीक्यूट कीजिए, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से सेटल हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि नहीं तो बेटा 30,000 बच्चे इस साल कश्मीर में या जम्मू कश्मीर लद्दाख में अपीयर हो गए। क्या बेटा फिर खाली 1100 काबिल है? क्या फिर 1100 जो MBBS में सिलेक्ट होते हैं बस उन्होंने ही पढ़ा होता है? ना, लगभग मेरा मानना है 6,000 से 7,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो बेटा बराबर दावेदारी कर सकते हैं MBBS की, मगर इन 6,000 से 7,000 में खाली 1100 बच्चे इसलिए सिलेक्ट हो पाते हैं, वही इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से सीखा होता है कि कैसे पेपर कम से कम, कैसे क्वेश्चन को कम से कम टाइम में खत्म किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो कला है बेटा नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SJ Edits ने, इज इट पॉसिबल टू क्रैक बोथ नीट एंड JEE बीइंग ए PCMB हार्ड वर्कर स्टूडेंट? 100%। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने JEE में भी बहुत अच्छा स्कोर किया और नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर किया। अब बेटा अगर गिनने पे बैठेंगे, ये कम से कम 500-600 बच्चे मैंने आज तक ऐसे देखे। इसलिए बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप JEE में भी अच्छा स्कोर करोगे और नीट में भी, ये डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। तो आप बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं, आप दोनों एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। लास्ट क्वेश्चन पूछा है जीशान हैदर ने, सलाम सर, 11th लॉस, 12th हाफ लॉस, कैन आई क्रैक नीट? देखिए बेटा जीशान, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग, इसीलिए तो एंड पे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर 11th लॉस। बेटा मुझे बोलिए ना, हर किसी का लॉस होता है,
जब भी आप 11th में आते हो उस टाइम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टडीज के तय ज्यादा सीरियस नहीं रहते। हम भी जब 11th में आ गए हमने भी कहा अब हम एक बड़े मुकाम पे आ गए, 11th में आगे बड़े हो गए, तो इसी कश्मकश में हमने भी अपना टाइम बहुत ज्यादा जाया किया। मगर कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। तो अब आप कहते हो 12th हाफ लॉस, कोई बात नहीं, अगर फुल लॉस भी होगा कोई परेशानी नहीं बेटा। यू हैव स्टिल 1 ईयर, आपके पास अभी 9 महीने या 8 महीने नीट एग्जाम के लिए, और 8 महीने एक बहुत बड़ा टाइम है। इसमें आप बेटा कुछ भी कर सकते हो अगर आप में वो हिम्मत है, वो डेडिकेशन है। सो इसलिए घबराना नहीं है बेटा। हर किसी अंधेरे का एक उजाला होता है, हर किसी अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है, हर किसी मुसीबत के बाद एक खुशी आती है, हर किसी गम के बाद एक खुशी होती है, हर किसी मुसीबत के बाद इंसान को एक सुकून भी मिलता है। तो इसलिए उसी का इंतजार करो। ऐसा मत अपने आप को हमेशा यही याद रखो कि 11th लॉस, 12th हाफ लॉस, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं खत्म हो गया, अब मेरी जिंदगी इसी से बर्बाद हो गई। ना, उठो, जागो, आग लगी है चारों तरफ से, उठो, काम करो, घबराओ मत। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। इंसान में इतनी सलाहियत है। मैं पिछली बार एक IAS ऑफिसर था, उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बेटा एक अजीबोगरीब बात कही कि मैं 10th में फेल हो गया, फिर 12th में भी फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ, फिर उसने इंडिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम क्वालिफाई किया, दैट्स IAS। सो आप तो माशाल्लाह ना फेल हुए हो, ना कोई 11th लॉस हुआ, 12th भी हाफ लॉस, तो भी 12th आधा है ना, पढ़ा है ना, तो पढ़ो बेटा, मेहनत करो। नाउमीदी कुफर है, नाउमीद हम कभी नहीं होते हैं। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते ही वो अपनी मंजिल को पाता है। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने पिक करे। ऑलमोस्ट बाकी के भी जो क्वेश्चंस थे वो कॉमन थे, इसलिए हमने कुछ ही क्वेश्चंस पिक करे ताकि बाकी के भी जो क्वेश्चंस है उनका भी आंसर इन्हीं में निकल जाए। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सर। इससे पहले कि आप प्रोग्राम को क्लोज करें तो मैं एक बच्चों से एक लास्ट चीज़ गुजारिश ही करूँगा अपने बच्चों से, क्योंकि हम एक हमारे कौम का सरमाया है, तो मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ। मैं जितने भी बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं, देखिए बेटा, आप जब भी पढ़ते हो आप कहते हो कि नहीं आज मुझे जितना पढ़ना था उतना नहीं पढ़ पाया, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाया। देखिए बेटा, इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। आप आमतौर किसी के पास जाते हो, सर मुझे मोटिवेट करो, मुझे मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं इन्हीं चीज़ों से जूझता रहता हूं। तो बच्चे कहते हैं सर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमें कुछ अच्छा सा लेक्चर दीजिए, हमें बताइए कि हमें क्या करना है। बेटा कुछ भी नहीं करना, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर मैं आपके साथ बात करूंगा, हाँ बेटा पल दो पल आप मोटिवेट हो जाओगे, फिर निकलोगे, फिर वही कहानी और दोहराओगे। सेल्फ मोटिवेटर बनो, खुद को अपने आप को मोटिवेट करो, खुद अपना मॉनिटर बनो, खुद अपना टीचर बनो, खुद अपना गाइड बनो। क्योंकि जो लोग खुद अपनी मॉनिटरिंग करते हैं, खुद अपने गाइड बनते हैं, खुद अपने टीचर बनते हैं, खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वही सिकंदर कहलाते हैं, वही दुनिया में राज करते हैं। बेटा शेर बनो, गीदड़ मत बनो, क्योंकि 100 कुत्ते भी फिर एक शेर का शिकार नहीं कर पाते। सो शेर की जिंदगी जियो, जो चीज तय करते हो उसको एग्जीक्यूट करो। अब क्या करना है, आप एक डायरी बनाओ। जो भी आप में एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, एक डायरी बनाओ और उसके बाद डायरी पे पहले ही पेज पे एक पन्ने पे कोट लिखो, उस कोट में कुछ भी लिखो कि मुझे ये करना है। उसके बाद दूसरे पन्ने पे अपने माँ बाप का फोटो रखो, क्योंकि आमतौर में किसी को भी कहता हूं आपका आइडल कौन है, वो आमतौर कहता है मेरा आइडल शाहरुख खान है, मेरा आइडल तेंदुलकर है, मेरा आइडल फलानी है, फिस्तानी है। बेटा आपका आइडल आपका माँ बाप है, क्योंकि याद कीजिए इस माँ बाप ने कैसे आपको पढ़ाया, किस तरीके से आपको पाला, उस पर थोड़ा बहुत नजर रखिए। ऊपर अल्लाह देख रहा है बेटा, उस पर थोड़ा बहुत नजर रखो। और जब आप इस माँ बाप का फोटो सामने रखोगे, उसी को देख देख कर बेटा आगे बढ़ो। उसके बाद पढ़ना अलग, तो आज डेट है, आज ही मुझे ये चीजें करनी, आज ही मेरा ये टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है। चाहे बेटा 2 बजे रात तक क्यों ना हो, अपनी असाइनमेंट क्लियर करो, उस चीज को पढ़ो। उसके बाद वंस उस चीज को आपने कंप्लीट किया, नीचे लिखो वेल डन, जो भी आपका नाम है, खुद अपने आप को शाबाशी दे दो। और मैं वसूख के साथ कहता हूं कि अगर आप बेटा इसी तरीके से अपना दिन का टाइम टेबल डिजाइन करोगे और फिर शाम को मार्क्स दोगे, खुद को मार्क्स दोगे, क्या आज मैंने 100 में से 100 लाए, क्या आज मैंने जो मेरी अपनी असाइनमेंट थी वो क्लियर की, तो बेटा मैं वसूख के साथ कहता हूं आप बहुत आगे बढ़ोगे। ये बेटा है। दूसरा कि जो ये आपका मोबाइल है, इस पर भी आपकी मुसीबतें उठती है, क्योंकि जो ही आपको कोई मैसेज आती है बस उसके बाद आप 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे इसी पे देते हो। ना बेटा, इसमें भी जब आप व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, इसमें भी 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद एक अलार्म आप रखिए। अलार्म में ये कहिए कि मेरे सपने मेरे सामने हैं,
मेरे माँ बाप के सपने मेरे सामने, उससे बढ़कर ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना इंस्टाग्राम है। ये खुद रिकॉर्ड कीजिए और अलार्म रखिए, और जो ही आप अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे मोबाइल पे, अलार्म आपको कहेगी आपके सामने माँ बाप के सपने हैं, आपके सपने, टाइम ज़ाया मत करो। आप मोबाइल सीधे नीचे फेंकोगे और पढ़ाई की ओर ध्यान दोगे। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। सेल्फ मोटिवेटर बनो, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। जितना आप खुद को मोटिवेट करोगे, खुद को मॉनिटर करोगे, बस बेटा आप आगे बढ़ते जाओगे। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, इधर भी आखिरत में भी। आपके जितने भी बेटा नेक ख्वाहिशात है वो पूरी अल्लाह करे। आपके माँ बाप को भी सलामत कर रखे, उनका साया हमेशा आपके ऊपर रहे, और अल्लाह हमें क़यामत के दिन जो हमारे नाम आमाल है वो हमारे राइट हैंड में दे, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में। अस्सलाम वालेकुम। सो थैंक्स अ लॉट सर, आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में। सो एट द एंड आप कुछ बोलना चाहे हमारे चैनल के बारे में? सईद एडोलॉग्स बहुत प्यारा बच्चा है। आप भरोसा नहीं करोगे, मैं पहली बार ऐसे आया हूँ। अब मुझे कुछ बोलना आया कि नहीं आया, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, क्योंकि इस बच्चे ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। सईद आकिब इसका नाम है, बहुत प्यारा बच्चा, अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं पहली बार, मुझे लगता अपनी ज़िंदगी में, मैं 48 साल का हूँ, पहली बार मैं ज़िंदगी में सोशल मीडिया के सामने आया। तो अल्लाह आपको भी कामयाब करे, आपकी चैनल को भी कामयाब करे। अगर आप चैनल को एजुकेशन के पर्पज़ पे लगा रहे हो, बच्चों को इससे कुछ फ़ायदा आए, तो आपको भी अल्लाह कामयाब करे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप ले रहे हो। टीचर्स के साथ बात कर रहे हो, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करो। हम तो पहले एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो फिर भी आपने मुझे इस काबिल समझा कि सर आप इस पे थोड़ा बहुत रोशनी डालिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सईद आकिब का। तो इसको भी अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। सो अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।